हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए, लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो जो हमारा आदर्श उत्तर है, ठीक है, नवबोध का, उसमें जो प्रश्न दिया गया है लेखा शास्त्र का 4 सेटों में दिया गया है, ठीक है। तो उन चारों सेट के बारे में हम विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, ठीक है, हम दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे थ्योरी क्वेश्चन है तो थ्योरी को मैं समझाते हुए पढ़ाऊंगी, और जो प्रैक्टिकल है उसको भी समझाते और बनाते हुए पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला खंड है वो खंड है अ, ठीक है। तो देखो खंड अ में क्या दिया गया है, साझेदारी फर्मों तथा कंपनियों के लिए लेखांकन, ठीक है। मतलब इसमें जो खंड है आ है ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा साझेदारी फर्म से संबंधित होगा, है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें का। प्रश्न क्रमांक पहला है, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। मतलब जब हम अपने व्यापार का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो उससे जो हमको लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होता है, ठीक है, तो उस लाभ हानि को किस अनुपात में बांटा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, नए लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ या हानि होता है उसको पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पुनर्मूल्यांकन में जितना भी संपत्ति और दायित्व का गणना किया जाता है वो सभी संपत्ति और दायित्व किनके द्वारा बनाया जा रहता है, जो पुराने साझेदार होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो जो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि होता है उसमें जो नए साझेदार होता है उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है ना। तो इसलिए उसको पुराने साझेदारों का ही बस उसमें अधिकार होता है पुनर्मूल्यांकन में, इसलिए उसको कौन से अनुपात में बांटा जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है। हमारा ऑप्शन है त्याग अनुपात, बी है समान अनुपात, सी है लाभ अनुपात, या डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाते हैं तो उसके द्वारा जो हमको नया प्राप्त होता है, नया अनुपात प्राप्त होता है, वो कौन सा अनुपात कहलाता है, लाभ अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, समता अंशधारी है। अब देखो समता अंशधारी कौन होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। लेनदार मतलब कौन होता है, जो कंपनी को उधारी दिया रहता है, उधारी मतलब ऋण दिया रहता है, वो क्या होता है, कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। बी है कंपनी के स्वामी, ठीक है, या सी है कंपनी के ग्राहक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ठीक है। मतलब जो कंपनी के मालिक हैं वही क्या होते हैं, समता अंशधारी होते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कंपनी के स्वामी। आया समझ में। तो प्रश्न क्रमांक 4 देखो, किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। तो हमारा जो समता अंश होता है, ठीक है, अंश कितने प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्वाधिकारी अंश और दूसरा होता है समता अंश, ठीक है। तो जो हमारा समता अंश होता है उसमें जो लाभांश बांटने की दर होती है ना वो निश्चित नहीं होता, लेकिन जो हमारा पूर्वाधिकार अंश होता है उसमें जो लाभांश की दर क्या होती है, निश्चित होती है। तो पूर्वाधिकार अंश में लाभांश की दर निश्चित होती है और समता अंश में लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो अगर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती तो वह है समता अंश, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 5 है ना, वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है। जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो संपत्तियों को किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, तो वह होता है पुस्तक मूल्य पर, ठीक है। जो हमारा पुस्तक मूल्य होता है, पुस्तक में जो मूल्य लिखा रहता है उसी मूल्य में क्या किया जाता है, हमारे संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। आया समझ में। तो अब देखो प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है। तो जो हमारा लेखांकन प्रमाप 10 है वह किससे संबंधित है, पता है आपको, ख्याति व स्थायी संपत्तियों से संबंधित है,
ठीक है। लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है जी? लेखांकन प्रमाप 10 ख्याति व स्थायी संपत्तियों से संबंधित है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 7 देखो, ख्याति उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। देखो ख्याति क्या है? ख्याति उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए बोल रहे हैं ना। तो पहले ख्याति क्या है इसको जान लेते हैं। तो ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है। तो अमूर्त संपत्ति क्या होता है? जिसको न तो हम देख सकते हैं न तो हम छू सकते हैं, किंतु महसूस कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्ति बोलते हैं। तो जो हमारी ख्याति होती है वो अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है। तो ख्याति उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। तो ख्याति उत्पन्न करने का पहला कारण क्या है? अच्छे स्थान पर दुकान होना। मतलब क्या है? व्यवसाय यदि बाजार या ऐसे स्थान पर स्थापित है जहां ग्राहक अधिक संख्या में आते जाते हैं, तो ऐसे व्यवसाय की बिक्री अधिक होती है। बात तो सही है। ठीक है। यदि हमारा शॉप ऐसे जगह में है जहां बहुत लोग आते जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे ग्राहक होंगे वो ज़्यादा देखेंगे हमारे शॉप को कि यहाँ ये सामान मिलता है। तो जब भी उनको उस वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आएगा कि ये वाला सामान यहाँ मिलता है तो हमको यहाँ जाके खरीदना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा? जैसे कि मुख्य जगह में है तो लोगों को उसके बारे में जानकारी रहेगी, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा तब भी वो वहीं आकर सामान को खरीदेंगे, जिससे हमारे व्यापार में क्या होगी? बिक्री बढ़ जाएगी और हमारे लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो ख्याति उत्पन्न करने का पहला कारण क्या है जी? अच्छे स्थान पर दुकान का होना। ठीक है। अब दूसरा क्या है? अच्छे व्यवहार के कारण। अच्छे व्यवहार के कारण जैसे कि देखो, ग्राहकों से अच्छे व्यवहार रखने के कारण भी व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि होती है। देखो यदि हमारे दुकान में, ठीक है, ग्राहक आते हैं और उनसे हम लोग सही तरीके से बातचीत करते हैं, सही तरीके से उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो ग्राहक को क्या लगता है कि जो दुकान का व्यापारी है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है हमारे साथ, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। तो वो जो ग्राहक होता है वही जाना पसंद करता है। ठीक है। जैसे कि मोहल्ले में जो शॉप होते हैं, ठीक है, वहाँ आप 1 से 2 बार उधारी मांगने जाओगे ना तो क्या होता है? चिल्ला देते हैं। तो फिर ना दोबारा नहीं जाता वहाँ आदमी लोग खरीदने के लिए ना, ग्राहक लोग नहीं जाते हैं खरीदने के लिए। तो जब हम व्यापार करते हैं तो यदि हमारे व्यापार में यदि आपको उधार देते नहीं भी बन पा रहे हैं तो आपको उसको सही तरीके से मना करना चाहिए, ना कि चिल्लाते हुए। ठीक है। तो जो हमारा व्यापार का लाभ होता है वो हमारे व्यवहार पर भी क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है। अब देखो, शुद्ध माल व उचित मूल्य के कारण। देखो यदि आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, आप बातचीत ग्राहक से बहुत अच्छे करते हो, लेकिन आपका जो माल है वो शुद्ध नहीं है, और या तो शुद्ध है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं, तब भी ग्राहक आपके शॉप में नहीं आएगा। मतलब बोलेगा ये चापलूसी करता है और चापलूसी करके महंगा महंगा सामान बेचता है, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो मतलब हमको ख्याति बढ़ाने के लिए जो माल बेच रहे हो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए और उचित मूल्य पर होना चाहिए। मतलब वो वस्तु जितना में आ सकता है उतना ही मूल्य में उसको बेचेंगे, तो व्यापार जो ग्राहक है वो क्या समझेगा कि इनका व्यवहार भी अच्छा है, बात भी अच्छे से करते हैं, और जो उनका माल है उसका क्वालिटी भी अच्छा है और क्वांटिटी भी अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है करके। तो ऐसे में ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे ना, तो जिससे आपके व्यापार को क्या होगा? लाभ होगा, और लाभ होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? आपकी ख्याति बढ़ रही है। ठीक है। आया समझ में? और चौथा देखो, ख्याति उत्पन्न करने के कारण ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने से। मतलब क्या है? जिन दुकानों में ग्राहकों को माल उधार क्रय की माल घर पहुंचाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती है, ग्राहक ऐसी दुकानों में ही जाना पसंद करते हैं। मतलब आप अपने ग्राहक को जितना ही ज़्यादा सुविधा दोगे, आपके ग्राहक जितना ज़्यादा खुश होंगे, तो आपके व्यापार में क्या होगा? जो आपका व्यापार का बिक्री है वो बढ़ेगा। जैसे कि आपने क्या किया कि आपके दुकान में यदि माल खरीदते हैं ग्राहक और वे उधार मांगते हैं, ठीक है, तो आप उधार देते हो उनको। ठीक है। तो आज का ये कड़वा सच है कि यदि आप अपने शॉप में अगर उधार नहीं देते हो, उधार नहीं बेचते हो, तो आपके व्यापार बहुत कम चल पाएगा। ठीक है। ज़्यादा विक्रय नहीं हो पाएगा आपका। तो आज के ज़माना में जो हमारा दुकान है, किसी भी प्रकार का दुकान हो, वहाँ उधारी देना क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। ठीक है।
तो यदि आपके दुकान में उधार की व्यवस्था है, उधार देने की व्यवस्था है, और दूसरा क्या, माल घर पहुंचाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि आप होम डिलीवरी करते हो, है ना, सामान को घर में पहुंचाते हो, तो ऐसे बंदा जिसके पास समय नहीं है सामान लेने जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा और सीधा सामान अपने घर मंगा लेगा। तो उससे क्या होगा, आपका सामान भी बिक जाएगा, और जो बंदा छोड़ने जाएगा उसका एक्स्ट्रा आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका व्यापार का लाभ बढ़ेगा, है ना। तो ये यदि हम ग्राहक को अधिक से अधिक सुविधाएं देते हैं तो हमारे व्यापार का लाभ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जब लाभ बढ़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं कि ख्याति बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो, ख्याति ऐसी संपत्ति है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो है, इसीलिए हमारे व्यापार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है, एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो हम इसको अलग अलग भाग में करके पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।